तो फिल्म स्टार्ट होती है नूरी नाम के एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हुए। उसका आज बर्थडे था और उसे आज बहुत डिफरेंट फील हो रहा था। उसने खिड़की से सामने जब एक बिल्ली देखी तो उसके मुंह पे भी बिल्ली जैसी मूछें उगाई और वो एक बिल्ली जैसी लगने लगी। उसके डैड जैसे ही ऊपर आए तो नूरी जो कि एक बिल्ली बनी हुई थी उसके पंख पे निकल आए और उसके डैड उसे देखकर थोड़ा परेशान हो गए। असल में नूरी एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ पर बहुत से लोगों के पास मैजिकल पावर्स होते हैं और नूरी की मैजिकल पावर थी शेप शिफ्ट करना। वो किसी भी जानवर का रूप ले सकती थी। नूरी के फ्रेंड के पास भी फायर को यानी आग को कंट्रोल करने की और जलाने की पावर्स थी। इसीलिए ये दोनों अब एक मैजिकल स्कूल जाने वाले थे। नोरी को ये स्कूल ज्वाइन करना इसलिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि उसे अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं था। वो जब भी शेप शिफ्ट करती तो एक के बजाय दो तीन जानवरों का हाइब्रिड बन जाती थी। सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें मैजिकल एकेडमी छोड़ने के लिए आए। उन्हें लग रहा था कि यहाँ से स्कूल वाले कोई बस भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंगल में बच्चों को ले जाकर वहां पे एक मैजिकल पोर्टल खुल गया जिसके अंदर जाने पर ये लोग फाइनली अपने स्कूल में थे। स्कूल में उनके सेल फोन्स काम नहीं कर रहे थे, यानी दूसरी दुनिया से इनके सारे लिंक्स खत्म हो गए थे। इनकी इन्हीं सोचों के दरमियान इनके सामने लिंडा आ जाते हैं इनको स्कूल का इंट्रोडक्शन देने के लिए। वो बताती है कि सभी बच्चों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा उनकी पावर्स के लिहाज से। पहला ग्रुप फसिस का था जो लोग जानवरों के साथ बातें कर सकते थे। दूसरा ग्रुप फ्लिकर्स था, ऐसे बच्चे अपनी टेलीकाइनेसिस पावर्स से कुछ भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं फ्लेयर्स जो अपने हाथों से आग को जला भी सकते हैं और आग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। चौथा ग्रुप था फ्लायर्स का जो हवा में उड़ सकते थे। और लास्ट पांचवा ग्रुप था फसर्स का जो किसी भी जानवर का रूप ले सकते थे। नूरी को लगा कि वो भी इसी ग्रुप में आएगी, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। एक एक करके सब बच्चों की पावर्स को जांचा जाता है। सबसे पहले फ्लेयर्स का टेस्ट होता है जिन्हें 2 मीटर रखी हुई दो कैंडल को हाथ से जलाना था। क्लिप नाम के एक लड़के ने ये काम काफी देर में किया और उसे एक कार्ड देकर ये लोग बाहर भेज देते हैं। दूसरे नंबर पे आया एट। वो अपने हाथ से आग के बजाय धुआं निकाल सकता था, इसलिए उसे भी कार्ड देकर बाहर भेज दिया गया। अब पारी थी फाइनली नूरी के दोस्त रायना की, जिसने अपनी छोटी उंगली से ही वो कैंडल जला ली और उसे फ्लायर्स के ग्रुप में डाल दिया गया। दूसरे नंबर पर उन बच्चों का टेस्ट हुआ जो बच्चे जानवरों से बात कर सकते थे। वहां पे एक डॉगी था और बच्चों को इस डॉगी की सारी बातें समझनी थी। तीसरे टेस्ट में कुछ बच्चों को सामने पड़े गमले को हाथ में पकड़ना था। काफी सारे बच्चे तो ये ठीक से कर पाए, लेकिन पेपर नाम की एक लड़की ये नहीं कर पाई। वो गमला अपनी तरफ खींचने के बजाय पीछे की तरफ धकेल देती है और वो गमला दीवार से टूट कर गिर जाता है और यहाँ उसे भी व्हाइट कलर का कार्ड दे दिया जाता है। इसके बाद उड़ने का टेस्ट हुआ जिसमें बच्चों को 30 सेकंड तक जमीन से ऊपर रहना था। सब बच्चों ने ये भी काफी अच्छे से किया, लेकिन आंद्रे ये नहीं कर पा रहा था। उसकी पावर बहुत ज्यादा थी जो उसके कंट्रोल्स में नहीं थी। जैसे ही वो ऊपर की तरफ गया तो वो वापस नीचे आ ही नहीं पाया। उसे नीचे लाने के लिए प्रोफेसर ने सीढ़ी का इस्तेमाल किया और उसे भी यहाँ पे व्हाइट कार्ड दे दिया गया। फाइनली अब बारी थी नूरी के ग्रुप की। यहाँ पर सभी बच्चों को सामने रखी बिल्ली की पिक्चर जैसा बनकर दिखाना था। सभी शेप शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन नूरी 3 सेकंड से ज्यादा शेप शिफ्ट ठीक तरह नहीं कर पाती। वो एक हाइब्रिड बन जाती है, यानी जानवरों का मिक्सचर बन जाती है और ऐसे टेस्ट में फेल होकर उसे भी व्हाइट कार्ड दे दिया जाता है। सारे बच्चों का टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ये सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। यहाँ पर सभी बच्चों को पता चलना था कि वो किस किस ग्रुप में गए हैं। राइना तो फ्लेयर ग्रुप का हिस्सा बन गई थी, लेकिन नूरी को यूडीएम नाम के किसी ग्रुप में छोड़ा गया था और ऐसे किसी ग्रुप को तो प्रिंसिपल ने इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं था। नूरी ने जब ये सवाल किया तो प्रिंसिपल ने उसे यूडीएम का एक नया रास्ता दिखा दिया और बाकी सारे बच्चे अपने यूनिफॉर्म्स लेने के लिए कैंटीन चले गए। यूडीएम का हेडक्वार्टर जंगल में नीचे की तरफ था। यहाँ पर उसका वेलकम उसके प्रोफेसर बट कहते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर कोई भी मैजिकल पावर नहीं सीखने वाले, क्योंकि इनकी पावर्स बेकार थी तो इसलिए इन्हें आम बच्चों जैसा पढ़ाया जाना था तब तक के लिए जब तक ये अपनी मैजिकल पावर्स के बारे में भूल नहीं जाते और उसके बाद इन्हें वापस इनकी दुनिया में छोड़ दिया जाता। ये सुनकर नूरी का दिल टूट गया। यहाँ पर वो बाकी बच्चे भी मौजूद थे जो अपने टेस्ट में फेल हो चुके थे। नूरी जब बुरी तरह कंफ्यूज थी तो यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल लिंडा आ गई, जिन्होंने उन्हें बताया कि यूटीएम का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक, जिस मैजिक को बिल्कुल भी करामत नहीं समझा जाता, इसलिए बच्चों को आम पढ़ाई दी जाती है। उन्होंने बताया कि यूटीएम का स्टार्ट उन्होंने काफी सालों पहले एक बच्चे की वजह से किया था। वो बच्चा अपसाइड डाउन मैजिक की वजह से ब्लैक शैडो का शिकार हो गया, यानी ब्लैक पावर्स का शिकार हो गया जो लोगों को हमेशा नुकसान ही पहुंचाती हैं। फिर उस बच्चे का मुकाबला करने के लिए सभी प्रोफेसर्स ने अपनी पावर्स का यूज किया और उस बच्चे को एक किताब में बंद कर दिया। प्रिंसिपल ने बताया कि ये शैडो मैजिक बिना किसी बच्चे की बॉडी में गए काम नहीं करता।
और ये शैडो मैजिक अपसाइड डाउन मैजिक वाले बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है। इसीलिए अब प्रिंसिपल अपसाइड डाउन बच्चों को मैजिक की ट्रेनिंग्स देते ही नहीं। सीन कट होकर दूसरी तरफ अब हमें राइना की क्लास को दिखाया जाता है, जो कि फ्लेयर थी। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि अगले 5 दिन में एक एनुअल फंक्शन होने वाला है, जिसमें 5 बच्चे अपनी जादुई पावर्स सबके सामने दिखा सकेंगे। इसके लिए हर प्रोफेसर अपने ग्रुप में से 2 खास बच्चों को चुनने वाले थे, जिसके बाद उनमें से एक को एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करना था। प्रोफेसर ने सबसे पहले राइना को अपनी पावर्स दिखाने को कहा। उसे अपनी आग की पावर्स से पॉपकॉर्न्स बनाने थे। पहले तो वो बहुत अच्छी कर रही थी, लेकिन जब पीछे से बच्चों ने उसका ध्यान भटकाया तो एकदम से पॉपकॉर्न्स उसके जल गए और उसे टीचर से भी डांट पड़ी। यहाँ दूसरी तरफ यूडीएम के बच्चों को उनके प्रोफेसर बर्ड एक खास कैबिन में लेकर जाते हैं। बच्चों को लगा शायद उन्हें कोई जादू सीखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे बहुत सारी झाड़ू थी। लेकिन ये झाड़ू जादुई नहीं थी। ये झाड़ू इन्हें दी गई थी पूरे स्कूल की सफाई करने के लिए। यूडीएम के बच्चों के साथ यहाँ ऐसा ही होता था। नूरी नूरी सफाई करते करते शेप शिफ्टर्स की क्लास तक पहुंच गई, जहां टीचर सब बच्चों को बिल्ली के जैसे ट्रांसफॉर्म होने की क्लास दे रही थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एनबर फाउंडर डे पर एक बच्चा अपनी पावर्स का सबके सामने मुजाहिरा भी कर सकता है। ये सुनकर उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगी और उसने अब अपने जादू की प्रैक्टिस करने का फैसला कर लिया। नूरी किसी बहाने से अब क्लास के पास पहुंच गई और उसने टीचर के हाथ में पकड़ी हुई बिल्ली अपने हाथ में ले ली और उसको अच्छी तरह से देखा ताकि वो उसके जैसा रूप ले ले। लेकिन यहाँ पर उसकी पावर्स ने फिर उसे धोखा दे दिया और वो मुर्गी और हाथी जैसे एक अजीबोगरीब जानवर में बदल गई। ये देखकर प्रोफेसर गुस्सा हो गए और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर प्रोफेसर बट को बुलाया नूरी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर प्रिंसिपल को इस बात की खबर मिल गई कि नूरी अपना मैजिक यूज कर रही थी तो यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। खैर, ये मामला सॉर्ट करने के बाद नूरी अब अपने ग्रुप के पास आती है और उन्हें सारी चीजें बताती है कि किस तरह एनुअल फाउंडर डे पर सब बच्चे अपना जादू का मुजाहिरा करेंगे। वो यहाँ ये भी बताती है कि उसने भी फैसला किया है कि वो भी अपने मैजिकल पावर्स को बेहतर बनाकर उस दिन सबके सामने परफॉर्म करेगी। इसके लिए वो बिल्ली को अच्छी तरह से देख आई थी, बस उसे अब प्रैक्टिस करना था कि वो कैसे उस बिल्ली जैसा बने। नूरी जब अपने ग्रुप से बात कर रही थी तो दूर खड़ी राइनो ने उसे देख लिया। राइनो और वो बचपन के दोस्त थे। राइनो से रहा नहीं गया और वो जब उससे मिलने के लिए गई तो उसके प्रोफेसर ने उसे ये कहते हुए रोक लिया कि एक पावर्स वाले बच्चे दूसरे मैजिकल पावर्स वाले ग्रुप से नहीं मिल सकते। खैर, अगले दिन राइनो के क्लास में हमें दिखाया गया कि प्रोफेसर ने राइनो की जगह फ्लिप नाम के एक बच्चे को अपने कंपटीशन के लिए सिलेक्ट कर लिया था, क्योंकि उसने पॉपकॉर्न्स बहुत ही अच्छे से बनाए थे। यहाँ राइना जब क्लास से वापस अपने रूम की तरफ जा रही थी तो उसे अपनी एक सीनियर मिली। वो उससे कहती है, मैंने तुम्हारी पावर्स देखी हैं, तुम्हारी पावर्स कमाल की हैं। अगर तुम इन्हें अच्छा और बेहतर बनाना चाहो तो मेरे पास कई तरीके हैं। राइनो उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन खुद अच्छा जादूगर बनने के लिए वो रात तक भी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ती है। रात में जब वो किताब वापस रख रही थी तो एकदम से शेल्फ पे से ब्लैक कलर की किताब नीचे गिर गई, जिसे वो उठाकर वापस शेल्फ पे रखने लगी तो वो किताब जैसे दोबारा उसका पीछा करने लगी। असल में ये किताब शैडो मैजिक की किताब थी, जो देखकर राइनो हैरान हो गई। उसने जैसे ही ये किताब खोली तो यहाँ की सारी लाइट्स भी ऑफ हो गई। डरकर उसने किताब को वापस रख दिया और वो अपना सामान लेकर यहाँ से भाग निकली। लेकिन हमें दिखाया गया कि वो किताब उसका पीछा कर रही थी और उसके रूम में पहुंचने से पहले ही उसके बेड पे थी। दूसरी तरफ हमने देखा कि नूरी भी दिल जान से मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन 3 सेकंड से ज्यादा वो बिल्ली बन के नहीं रह पाती थी। यूडीएम के सारे बच्चे एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल भी गए थे और जब अगले दिन टानो ने ये देखा तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपनी बचपन की दोस्त नूरी को खो दिया है। उदास मन के साथ जैसे ही वो बेड पर बैठने लगी तो उसके बेड पे उसे वही किताब मिली, जिसे उठकर जब उसने देखा तो उसके सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे और एक चैप्टर पे आके वो सफ़े पलटना बंद हो गए, जिसमें लिखा हुआ था अपनी ताकतों को कैसे उभारा जाए। राया जैसे ही इस किताब को उठाकर पढ़ने लगी तो उसके चारों तरफ काले बादल मंडराने लगे और वो सारे काले बादल एकदम से उसकी बॉडी के अंदर चले गए। खैर, दिखाया जाता है कि अब सभी बच्चे उस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे, जो हर क्लास में 2 बच्चों के दरमियान होना था। सबसे पहले राइनो और फ्लिप के दरमियान में ये मुकाबला होता है। सबको लगता था कि फ्लिप जीत जाएगा, लेकिन राइनो ने दिए हुए टाइम से पहले ही सारे पॉपकॉर्न्स बना दिए। टीचर ने इन पॉपकॉर्न्स को चखा तो उनका टेस्ट और फ्लेवर भी बिल्कुल ठीक था और ऐसे राइनो ये कंपटीशन जीत गई। इसी तरह राइनो को एनुअल डे पर अपना मैजिक दिखाने के लिए चुन लिया गया। सब बच्चों की सिलेक्शन के बाद जब ये इवेंट खत्म होने वाला था तो भाग कर नूरी इन सबके सामने आई और उसने प्रिंसिपल से कहा कि वो काफी दिन से अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है और उसे लगता है कि अब उसका मैजिक बेहतर हो गया है। उसे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका दिया जाए। सारे प्रोफेसर मान जाते हैं और वो जल्दी से एक बिल्ली में बदल जाती है, लेकिन 3 सेकंड से ज्यादा वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म ना रख सके
उसकी पेट से पंख निकल आए और फिर वो एक बड़े जानवर में बदल गई। यानी उसकी पावर्स अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं थी। राइनो ने जैसे ही अपने दोस्त को कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया तो हमें पता चला कि उसकी पावर्स भी कई गुना बढ़ चुकी हैं, जिन पर उसका कंट्रोल भी नहीं रहा। इस तरह उसकी पावर और उसकी आग से उसकी दोस्त भी मरने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह वो अपनी असल हालत में आ गई और उससे बच गई। राइनो ने उससे माफी मांगी और नूरी ने उसे ये कहते हुए माफ भी कर दिया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल लिंडा ने प्रोफेसर बट को बहुत डांटा, क्योंकि वो अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं रख रहे थे। यूडीएम के सारे बच्चे अपनी क्लास में आ गए और उदास हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब कभी वो अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज तो प्रोफेसर बट को भी अपनी बेइज्जती का गुस्सा आया हुआ था। वो सारे बच्चों से कहते हैं बस बहुत हो गया, अब हम ये तमाशा नहीं देखेंगे। यहाँ पर इन बच्चों को प्रोफेसर बट बताते हैं कि काफी साल पहले वो भी यूडीएम के ही स्टूडेंट थे और फिर उन्हें यूडीएम के लिए ही नौकरी दी गई। कभी उनको उनका जादू इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई थी। उन्होंने अब ठान ली कि चाहे उनकी नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन अब वो यूडीएम के बच्चों की फीलिंग्स को हर्ट होने नहीं देंगे। वो उनको उनके मैजिक की प्रैक्टिस करवाएंगे, चाहे उनको स्कूल से दूर लेकर जाना पड़े। वो सभी बच्चों को लेकर जंगल में आ जाते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर बट ने इन्हें अपना टैलेंट दिखाया। वो यहाँ गाना गाने लगे और गाना सुनते ही जंगल के सारे जानवर उनके पास आ गए। उन्होंने बताया कि मैं बाकी फसेस की तरह बोलकर नहीं, बल्कि गाना गाकर इन जानवरों से बात कर सकता था, इसीलिए इन्होंने मुझे ग्रुप में नहीं रखा। उसे उसका मैजिक यूज करने से भी मना कर दिया गया, लेकिन वो यहाँ आकर छुप छुप के अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करता रहा ताकि वो ये भूल ना जाए। यहाँ पर आज की क्लास ये लोग खत्म कर देते हैं और वापस जाते हुए नूरी राइनो के बारे में सोचने लग जाती है। उसका मैजिक अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। उसे लगा कि जरूर उसके मैजिक में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो राइनो से मिलने का फैसला करती है। राइनो जैसे ही अपने रूम में गई तो उसने देखा कि उसके रूम में उसकी सीनियर खड़ी है। उसके हाथ में ब्लैक मैजिक वाली किताब है और वो राइनो से कहते हैं कि आज इसी किताब की वजह से तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। राइनो को तो इस किताब पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसी किताब की वजह से उसकी बहन जैसे दोस्त की जान जाने वाली थी। वो गुस्से में अपनी सीनियर को ये किताब लेकर यहाँ से चले जाने को कहती है। सीनियर भी गुस्से में चली जाती है, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो किताब वापस उसके कमरे में आ जाती है। तभी उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। उसने खोल कर देखा तो बाहर नूरी खड़ी थी, जो उससे मिलने के लिए आई थी। उसे देखते ही राइनो ने गले लगा लिया, लेकिन उसने उसे कमरे के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि अंदर वो शेडो मैजिक वाली किताब थी और अगर नूरी वो देख लेती तो उसका पर्दा फाश हो जाता। इसलिए राइनो उसे बाहर से बाहर भेज देती है। जहाँ अब अपसाइड डाउन के बच्चे भी मैजिक की प्रैक्टिस करने लगे। प्रोफेसर बट ने सबसे पहले आंद्रे की कमर पे एक पाइप बांधा और उसे उड़ने को कहा, लेकिन अभी भी उसकी पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं थी, तो ये लोग पाइप के जरिए उसे नीचे खींच लेते हैं। रोज रोज की ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं उनके मैजिक में इम्प्रूवमेंट आ रही थी। यानी ये बच्चे और इनका मैजिक बेकार नहीं था, बस इनके मैजिक को स्पेशल अटेंशन की जरूरत थी। इन्हीं ट्रेनिंग्स के दौरान इन सारे बच्चों के दरमियान में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और ये लोग एक टीम की तरह एक साथ मिलकर भी अपने मैजिक यूज करने लगे। यहाँ पर वो बच्चा जिसके हाथ से आग के बजाय धुआं निकलता था, उसने अपने धुएं को शेप देना शुरू कर दी। वो बच्चे जो टेलीकाइनेसिस की मदद से चीजों को अपने पास नहीं अपने से दूर फेंक सकते थे, उसने सही डायरेक्शन में चीजों को दूर करना शुरू कर दिया। जबकि नूरी अपने आप को एक जानवर बनाए रखने के बजाय डिफरेंट जानवरों का हाइब्रिड बनाने की कोशिश में लग जाती है, जिसमें वो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। यहाँ स्कूल के अंदर दिखाया जाता है कि सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन राइनो उदास थी। इस टाइम उसके पास चंद्रा आई, जिससे राइनो बात नहीं करना चाहती थी। वो उसे कहती है यहाँ से चली जाओ, लेकिन पता चलता है कि चंद्रा नामी इस लड़की ने भी वो ब्लैक मैजिक वाली किताब इस्तेमाल कर ली है, जिससे उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सारे बच्चे राइनो को किसी से बात करते हुए देखते हैं, तो वो उससे पूछते हैं आखिर तुम किससे बात कर रही हो, जिससे उसे पता चलता है कि चंद्रा ने अपने आप को ब्लैक मैजिक की मदद से गायब कर लिया है और उसके अलावा कोई भी उसे देख नहीं पा रहा, क्योंकि उसने भी ब्लैक मैजिक को अपने अंदर कर लिया था। खैर राइनो उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उससे दूर भागने लगी, लेकिन चंद्रा फिर भी उसके सामने आ गई और उसने राइनो को समझाया कि तुम समझ नहीं पा रही, तुम्हारी ताकतों का अंदाजा शायद तुम्हें है ही नहीं। तुम्हारी ताकतें यहाँ किसी भी बच्चे से कई सौ गुना ज्यादा है। चंद्रा उसको बातें बताती रही, शैडो मैजिक के फायदे बताती रही और उसकी बातों में आकर राइनो ने अपने आप को शैडो मैजिक के हवाले कर दिया। अब रात में जब नूरी राइनो से मिलने के लिए आई, तो राइनो की क्लास फेलोज ने उन्हें बताया कि राइनो किसी शैडो से बातें कर रही थी और ऐसे नूरी को समझ आ गया कि वो ब्लैक शैडो सिर्फ यूटीएम के बच्चों को नहीं, बल्कि किसी भी बच्चे को अपना निशाना बना सकता है। यहाँ पर हमें राइनो का भयानक रूप दिखाया गया, जो चंद्रा से कहता है कि जल्द ही ये पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा। इस टाइम उसकी आंखें भी पूरी काली पड़ चुकी थी। नूरी इस टाइम उनके पीछे खड़ी थी। हालांकि राइनो ने उसे देखा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि नूरी अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो वो यहाँ से भाग जाए। नूरी भी भागते हुए प्रोफेसर बट के पास आई और उन्हें सारा वाकया बताया। सभी बच्चों ने ये बात प्रिंसिपल को बताने का फैसला किया, लेकिन प्रोफेसर बट ने उन्हें रोक दिया, ये कहते हुए कि प्रिंसिपल कभी भी उनकी बात का यकीन नहीं करेंगी। प्रोफेसर बट जानते थे कि वो पावर अगले दिन एनुअल फंक्शन पे जरूर हमला करेगी,
इसलिए ये लोग यहाँ एक सीक्रेट प्लान बनाने लगे जो हमें अगले दिन दिखाया जाएगा। सभी बच्चे जब स्कूल के गार्डन में इकट्ठा थे तो प्रिंसिपल ने सबसे पहले राइनो को बुलाया अपने मैजिक को दिखाने के लिए। राइनो ने उठने के बजाय अपनी जगह पर बैठे बैठे ही सबसे पहले आग से हवा में कुछ लिखकर सब लोगों का वेलकम किया। जिसके बाद वो स्टेज पे आ गई और उसने बताया कि उसने आज के लिए अपना खास मैजिक तैयार किया है। उसने अब अपने हाथ से आग का गोला बनाना शुरू किया जो देखते ही देखते बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और साथ ही साथ राइना का शैडो भी पूरे के पूरे स्कूल पे हावी होने लगा। अब उस आग के गोले में से आवाज निकली जिसने कहा कि मैं काफी सालों के इंतजार के बाद वापस आ गया हूँ। ये आवाज सुनते ही सब लोग हड़बड़ा गए और सबसे ज्यादा प्रोफेसर लिंडा। जब सबको ये एहसास हो गया कि राइनो के अंदर वो ब्लैक पावर है तो यहाँ ब्लैक पावर भी सबके सामने आ गई। सब लोगों को अभी अंदाजा हो गया था कि शैडो मैजिक अपसाइड डाउन मैजिक वाले बच्चों को अपना शिकार नहीं बनाता बल्कि कोई भी बच्चा उसका शिकार बन सकता है। खैर फिलहाल इस ब्लैक शैडो को रोकने के लिए प्रोफेसर आर्गन और उसके सारे ही स्टूडेंट मिलकर एक बहुत बड़ा सा आग का गोला बनाते हैं, लेकिन इस ब्लैक शैडो को उससे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद प्रिंसिपल के कहने पर बसेस के ग्रुप ने बहुत सारे जानवरों को बुलाया, लेकिन ये जानवर भी इस ब्लैक शैडो का कुछ नहीं कर सके। इसके बाद शेप शिफ्टर ने अपना रूप बदला तो वो लोग ऐसे जानवरों में बदले जो किसी भी मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ सकते थे। अब एंड पे यूनियन के बच्चे सामने आए जो एक टीम की शक्ल में अपना जादू इस्तेमाल कर सकते थे। सबसे पहले एक बच्चे ने अपनी टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से इस शैडो को यहाँ से दूर धकेलना शुरू किया। उसके बाद एलियट नाम के बच्चे ने अपने हाथ से निकलते धुएं से एक दीवार बना दी ताकि ये शैडो यहाँ के लोगों को देख ना पाए। फिर आंद्रे जो कि हवा में उड़ने की पावर रखता था वो भी हवा में उड़ गया ताकि वो इस शैडो का ध्यान भटका सके। और फाइनली एंड पे नूरी एक बहुत बड़े ड्रैगन में बदल गई जो उड़कर इस शैडो से लड़ सकता था। ये देखते हुए अब प्रोफेसर लिंडा ने भी इन लोगों की तरह टीम में काम करने को सब बच्चों को कहा और बोली कि सब बच्चे अपना मैजिक एक साथ उस शैडो पे इस्तेमाल करो। लेकिन नूरी ने सबको रोक दिया, सबको कहा कि वो यहाँ से दूर रहें क्योंकि वो जानती थी कि शैडो के पीछे उसकी दोस्त है जिसकी जान वो बचाना चाहती है। अब नूरी इस ब्लैक शैडो को कुछ कहने लगी और एकदम से एक बड़े आग के गोले के साथ वो ब्लैक शैडो यहाँ से खत्म हो गया। असल में नूरी ने अपनी दोस्त राइनो की ताकत को जगाया था और राइनो ने ही अपनी आग के पावर से उस शैडो को खत्म कर दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। होश में आई तो सब लोग ये जान गए कि वो ब्लैक शैडो अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यूडियम के जिन बच्चों को प्रिंसिपल बेकार समझती थी आज उन्हीं बच्चों ने उनकी इस अकेडमी को बचाया था। इसलिए उस दिन के बाद से ये सारा यूडीएम का प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। ऐसे बच्चे जिनके पास डिफरेंट मैजिक था वो भी अपने मैजिक को इस्तेमाल करने लगे और प्रोफेसर बट को भी यहाँ पर कंप्लीट मैजिक का प्रोफेसर बना दिया गया। और बस इन्हीं सबको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।